नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा इंडिया और एनडीए गठबंधन की। हालांकि इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी है और ये बताने का भी प्रयास हो रहा है कि अब की आगामी लोकसभा चुनाव में या अन्य चुनाव में इन्हीं गठबंधन के बीच ही लड़ाई होती आपको दिखेगी। चुनावी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का वाक युद्ध इस समय जारी है और इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसने कि अपना नाम इंडिया रखा है, तो उसको लेकर जिस तरह सत्ता दल में एक घबराहट की स्थिति है, या आप यूँ मान लीजिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सभी एक हो जाएं तब भी उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो यहाँ एक सवाल ये लाजमी हो जाता है कि अगर वास्तव में इंडिया का गठबंधन की आपको चिंता नहीं है और आम जनता का भरोसा इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो आप इतने घबराए हुए क्यों? आखिर आप कांग्रेस को इतना निशाने पर क्यों ले रहे? क्योंकि जो लोग ताकतवर लोग होते हैं वो कभी कमज़ोरों पर वार नहीं करते, जुबानी वार नहीं करते कभी। और जिस प्रकार से आप गठबंधन बनने के बाद, जब से गठबंधन ये बना है, उससे जो सत्ता दल की भाषा, खासकर हम कहेंगे कि क्योंकि आजकल सत्ता दल भी केवल दो लोगों में समाहित हो गया है, एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। जिस तरह इंडिया के खिलाफ प्रधानमंत्री की भाषा का इस्तेमाल है, सदन में भी जिस तरह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर मुद्दे को लेकर ज़्यादा अपना समय नष्ट नहीं किया, और जिस तरह से कांग्रेस को लगातार निशाना बनाया, उससे ये महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को लेकर उनकी सांसें फूली हुई हैं। जिस प्रकार बार बार विभिन्न रैलियों में हम ये देखते हैं कि विपक्षियों के गठबंधन को जिस प्रकार भ्रष्टाचार या परिवारवाद के मुद्दे पर टारगेट किया जाता है, तो उससे ये महसूस होता है कि उस गठबंधन को, जिसको कि चर्चा में नहीं लाना चाहते प्रधानमंत्री, उसको लेकर भी किस तरह से उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि वो बार बार उन बातों का जिक्र कर रहे हैं और अपनी देश की खराब स्थिति के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि वो जिस तरह से 75 साल या 70 साल की बात करते हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि देश के जो प्रधानमंत्री रहे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, और बीपी सिंह की जो सरकार रही, जिसमें कि खुद भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका में रही, जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, बाकायदा उसमें भाजपा ने अपना विलय भी किया था, उसमें तत्कालीन जो संघ थी उस समय, तो आप समझ लीजिए वो अपने कार्यकाल को नहीं गिनते। तो ऐसा महसूस होता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की असली सरकार है वो 2014 में ही बनी है, और 14 के बाद जो है बार बार वो इस तरह की ये दिखाने का प्रयास करते हैं घोषणाओं के माध्यम से कि 14 के पहले देश में कुछ था नहीं। मेरा एक ये सीधा सा सवाल है कि 9 वर्ष के दौरान आपने कौन से सार्वजनिक उपक्रम देश में स्थापित किए हैं? उल्टा ही आप उनके विनिवेश के माध्यम से 13-14 संस्थानों को आपने बेचने का ही प्रयास किया जो निजी क्षेत्रों में गए हैं। ये बात सत्य है कि जो लोग नुकसान में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको तो हटा देना ही उचित होता है, लेकिन जिस तरह LIC और गेल जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए सरकार अपना वो कम करती जा रही है, अपना हिस्सा बेचती जा रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि सरकार निश्चित तौर पर अपने जिम्मेदारी से बच रही है। चाहे रेल का सेक्शन हो या
अस्पताल जैसी मूलभूत आवश्यकता, इसको भी सरकार अब पीपीपी यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अपना के इससे भी अ, अपना पीछा छुड़ाने की जरूरत में है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि अगर सरकार जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी अगर पूर्ति नहीं कर पाती तो लोग सरकार को चुनते क्यों? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब न तो वर्तमान सरकार देती है और अन्य सरकारों को तो देने का इसलिए प्रश्न नहीं क्योंकि वो अब विपक्ष में है और बड़ा कमज़ोर स्थिति में है। जब से विपक्षी गठबंधन ने एक मजबूत मोर्चा बनाकर विकल्प देने की कोशिश की है, तब से जिस तरह की भाषा केंद्रीय मंत्रियों और खासकर देश के प्रधानमंत्री की हो गई है, उससे ये निश्चित तौर पर यह स्पष्ट होता है कि जब से ये गठबंधन बना है तब से निश्चित तौर पर डर तो बैठा ही है सत्ताधारी दल में, क्योंकि जिस प्रकार बिना कोई दम के या कमज़ोर पक्ष को बार बार चर्चा में लाया जा रहा है, उससे ये बात तय हुई कि चुनावी गठबंधन से सत्ताधारी दल को खतरा है और आगामी चुनाव में अगर वो गठबंधन जरा भी अच्छा प्रदर्शन करता है तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल को लिए मुश्किल हो जाएगी। सबसे मुख्य यहाँ ये बात है कि सबसे प्रमुख जो कड़ी है वो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस करीब देश में 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा तौर पर मुकाबला है। अगर इस मुकाबले में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो निश्चित तौर पर न तो इस गठबंधन का कोई महत्व रहेगा और न ही वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाया जा सकेगा, क्योंकि पिछली बार भी देखा होगा कि इन 200 सीटों में अधिकांश सीटें, यहाँ तक कि 180 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, तो उनका स्ट्राइक रेट करीब 90-92% है। तो कांग्रेस को भी ये तय करना होगा कि वो जो सीधी लड़ाई की जो सीटें हैं उसमें अपनी स्थिति को सुधारे, तभी कुछ आगे चलकर गठबंधन में लाभ मिल सकता है। और इधर जो ताकतवर एलाई हैं उन पर भी कांग्रेस किसी प्रकार का दबाव न बनाए जिससे कि गठबंधन को कोई कमज़ोर होता दिखे या कोई गठबंधन की भावना को ठेस पहुँचे। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री की निरंतर भाषा गठबंधन के प्रति तल्ख होती जा रही है, उससे ये बात तय है कि अब की बार का मुकाबला न सन 2014 जैसा है न 2019 जैसा है। हालांकि अभी चुनाव में 8 महीने से ज़्यादा का वक्त है तो अभी से ये तय नहीं किया जाता कि क्या पोजीशन बनेगी, लेकिन चूँकि गठबंधन विपक्षी दलों ने बनाया है तो निश्चित तौर पर ये गठबंधन एक विकल्प देने की स्थिति में आ गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।